Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahzad Wahid, your biology teacher, and I am addressing you from the platform of Punjab Group of Colleges. And you know very well, we have started chapter number 10, that is perhaps one of the mammoth chapters of your book. और इसमें हम चलते चलते आज इस मकाम पे खड़े हैं, that is a phylum Chordata, subphylum Vertebrata, और आज हम उसकी एक क्लास पढ़ रहे हैं, that is called as a Amphibia. एम्फीबिया क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, उनके फीचर्स कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑन व्हाइट बोर्ड. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. हाय माय डियर ज़ूलॉजिस्ट, हाउ आर यू. हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास एम्फीबिया. तो पहली बात है कि हमें क्लास एम्फीबिया के डायग्नोस्टिक फीचर्स को अंडरस्टैंड करना है. बहुत दफ़ा आपको रीइंफोर्स कर चुका हूँ, बार बार हैमरिंग कर चुका हूँ एक ही चीज़ की आप लोगों के माइंड में कि डायग्नोसिस क्या होती है, तशखीस करना, किसी चीज़ को पहचानना, जानना. तो डायग्नोस्टिक फीचर कोई ऐसी खूबी होगी जिसकी वजह से आप इन ऑर्गेनिजम्स को पहचान लेंगे. तो इनकी पहचान कहाँ छुपी हुई है, इसके अपने नाम में. अब इसका नाम मेरे पास क्या है, एम्फीबिया. और अगर आप लोग वर्ड एम्फीबिया को लिखते हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि दैट इज गोइंग टू कनेक्ट ऑन बोथ एंड्स, जो दो तरफ से जुड़ा हुआ है, दो एंड्स वाला, राइट. तो इस ऑर्गेनिज्म में या इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या फीचर नजर आता है कि नंबर वन, ये वाला ऑर्गेनिज्म एक तरफ तो अटैच है किसके साथ, पानी के साथ, राइट. तो उनका ये वाला फीचर कैसा है, जाहिर है एक्वाटिक. तो एक एंड पे वो पानी वाले ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए हैं और दूसरे एंड पे ये उन ऑर्गेनिज्म से अटैच हैं कि जो बिल्कुल कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं. तो ये वाले ऑर्गेनिज्म बेसिकली एम्फी हैं, उनको जोड़ने वाले हैं. एक्वाटिक लाइफ को लैंड की लाइफ से जोड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस. एम्फीबिया का मतलब, एम्फी का मतलब इन बिटवीन द टू भी होता है, यानी कि ये वाले ऑर्गेनिज्म खुश्की में पाए जाने वाले जानवरों और पानी में पाए जाने वाले जानवरों के दरमियान की सलाहियत के मालिक हैं. सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस. नाउ वी वांट टू डिस्कस देयर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन. तो हम एवोल्यूशन के मानने वाले लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म मींस एम्फीबियन, वो एक स्पेशल ग्रुप ऑफ फिशेस से इवॉल्व हुए हैं, जिन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, लोब्ड फिन फिशेस. यानी कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ फिशेस से इवॉल्व हुए जिनके फिन्स के अंदर लोब्स प्रेजेंट थे, राइट. और अगली बात कि इनके अंदर नंबर ऑफ फिन्स कितने थे, 4. तो नंबर ऑफ फिन्स क्या थे, 4. और इन पर्टिकुलर 4 फिन्स के आगे फर्दर क्या थे, लोब. अब ये वाली जो फिशेस थी, दे वर फ्रीक्वेंट विजिटर्स ऑफ द लैंड, राइट. इस पर्टिकुलर लैंड में अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे समंदर के साहिल पे बहुत सारे क्या हैं, पडल्स हैं, गड़े हैं, राइट. छोटे छोटे पॉन्ड्स तालाब से बने हुए हैं. ये उन पर्टिकुलर पॉन्ड्स के अंदर आती, अपनी जो एक हमारा जो एयर वाला एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय कर दी, और फिर आफ्टर सम टाइम दे मूव बैक टू द ओशन. फिर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या कि ये वाला माहौल पसंद आना शुरू हो गया और इन्होंने एक पडल से दूसरी पडल में चल के जाना शुरू कर दिया. तो हम इसी चीज को बेस बना के हम ये कह रहे हैं कि ये वाली फिशेस दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ दैट कैन सर्वाइव नॉट ओनली ऑन द लैंड बट ऑल्सो इन द वाटर. प्लस एक बात आपने और भी बहुत गौर से अपने माइंड में रखनी है, बहुत ध्यान से सुननी है, वो ये कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फीचर और भी था कि इनके पास 4 फिन्स थे और इन वाले 4 फिन्स ने उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया जिन्हें आज हम लोग टेट्रापॉड्स कहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4 लोब्ड फिन फिश आजकल के 4 पांव वाले मीन टेट्रापॉडल ऑर्गेनिजम्स के क्या हैं, एंसेस्टर्स हैं, जद्दे अमजद हैं, आबाओ अजदाद हैं. और इन पर्टिकुलर फिशेस का ग्रुप जिस यू कैन से क्लास से है उसे हम नाम देते हैं डिप्नॉय. और जिस पर्टिकुलर पीरियड में
ये वाली चेंज आ रही थी कि मीन्स फिशेस वो एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो रही थी, उस पीरियड का नाम है डिवोनियन पीरियड। तो ये 3 बातें आपने अपने माइंड में हमेशा रखनी है ताकि आप लोगों को शायद वो नंबर मिल जाए जो मेडिकल कॉलेज में ले जाए। नंबर 1 पीरियड का नाम डिवोनियन पीरियड। नंबर 2 किस ग्रुप से है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिप्नॉय। आप डिप्नॉय को कैसे पहचानते हैं कि उनके पास 4 लिम्स हैं और चारों के चारों लिम्स के अंदर लोब्स मौजूद है। तो ये चारों बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन। अब अगर हमारा मानना यह है कि ये एम्फीबियंस हैं और ये एम्फीबियंस बेसिकली एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को जोड़ने वाले हैं, तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसका इजहार इस एक लाइन से भी कर सकते हैं। कैसे कि ये लाइन 2 डिफरेंट चीज़ों को जोड़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस लाइन के लेफ्ट साइड पे लेस इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है और राइट साइड पे ज्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है, तो फिर मुझे लिखना चाहिए कि समवेयर हियर आर फिशेस, समवेयर हियर आर फिशेस, इस तरफ लेस इवॉल्व ऑर्गेनिज्म मींस फिशेस हैं, और इसके ऑपोजिट साइड पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, राइट। यू नो reptiles are crawling organisms, something like snake and turtles and tortoises etc. अगर एक एंड पे फिशेस हैं और दूसरे एंड पे रेप्टाइल्स हैं, तो एम्फीबियंस कहाँ होंगे, they will lie somewhere here। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ कहीं आप लोगों को जो ग्रुप नजर आएगा, that is none other than amphibians। और हम इस एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एटलीस्ट इसकी 4 एग्जाम्पल्स हैं। वन ऑफ देम इज फ्रॉग, अदर वन इज टोड, अदर वन इज न्यूट, अदर वन इज सैलमेंडर। इनको हम फर्दर डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इवॉल्व होते गए फिशेस से एम्फीबियंस, और इन्होंने अपनी जर्नी में कुछ फीचर्स ऐसे रखे जो कैसे थे टेरेस्ट्रियल या गेन किए, लेकिन कुछ फीचर ऐसे भी अभी तक उनके पास प्रेजेंट है कि जो उनके एक्वेटिक ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन फीचर को मैं बोलता हूं एक्वेटिक फीचर्स, और जो जमीन के उन्हें मैं बोलता हूं टेरेस्ट्रियल फीचर्स। सो लेट्स सी कि इनके कौन कौन से फीचर उनके फिशेस की याद दिलाते हैं और कौन कौन से फीचर ये बता रहे हैं कि यस दे कैन गिव राइज टू द रेप्टाइल्स। तो पहली बात, टेरेस्ट्रियल फीचर क्या है, दीज ऑर्गेनिज्म दे हैव गॉट द टेट्रापॉड्स। अब मैं जब वर्ड यूज करता हूं टेट्रापॉड, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास 4 पांव हैं। टेट्रापॉड्स का मतलब है दे हैव गॉट 4 फीट, सॉरी दे हैव गॉट 4 फीट नॉट फीट्स। और ये जो इसके पास 4 पांव हैं, ये डेफिनेटली इसलिए है कि दे कैन लिफ्ट देयर बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड एंड देन दे कैन मूव एफिशिएंटली। इसके बाद दूसरी बात कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स ने अपने गिल्स को लॉस कर दिया, और गिल्स को लॉस करके इन्होंने 2 नहीं 3 चीजों से सांस लेना शुरू कर दिया। वो 3 चीजें क्या थी, नंबर 1 वॉज बकल कैविटी। तो आपको पता है कि एनी रेस्पिरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड एज बकल रेस्पिरेशन। और फिर इन्होंने अपनी स्किन को भी इस्तेमाल किया फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, रेस्पिरेशन। एंड यू नो वेरी वेल कि एक ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें हमारी स्किन इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आप लोगों की दोबारा ही देता हूं मैं, और वैसे आप लोगों ने इसे एक मरतबा फिर चैप्टर नंबर 13 में तो पढ़ना ही है। सो स्किन इज बेसिकली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अगर हम इसकी थर्ड किस्म की बात करें तो दे डू हैव ऑल्दो वेरी प्रिमिटिव टाइप बट दे हैव लंग्स। तो ये 3 किस्म 3 तरीकों से सांस लेने के काबिल हुए, बिकॉज इट वॉज नॉट डिजाइंड टू कैरी आउट ऑल सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेशन जस्ट फ्रॉम द वेरी थिन मीडियम ऑफ एयर। अगर हम इनकी रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ये वाले ऑर्गेनिज्म दे आर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स एज वेल, एट लीस्ट एट देयर लार्वल स्टेज। तो लार्वल स्टेज की प्रेजेंस और उनके अंदर अभी तक प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल गिल्स, अगर तो इनके ऊपर ओपर्कुलम प्रेजेंट हो तो ज़ाहिर है ये कहलाएंगे इंटरनल गिल्स, और अगर ओपर्कुलम प्रेजेंट ना हुआ तो ये कहलाएंगे एक्सटर्नल गिल्स। बट स्टिल दे आर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ गिल्स that definitely reveals their origin, and their origin is from the fishes. Those are basically living in aquatic environment. Another thing is this
कि these particular organisms they still rely on water for their reproduction. यानी कि एक ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नहीं है ये. अगर ये ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता तो इसकी रिप्रोडक्शन भी वाटर इंडिपेंडेंट होती, लेकिन ये ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नहीं है बिकॉज दे स्टिल डिपेंड अपॉन वाटर. दे स्टिल डिपेंड अपॉन वाटर for the purpose of what? For the purpose of reproduction. कैसे? लास्ट कॉलम के इस पर्टिकुलर बोर्ड के लास्ट कॉलम में डिस्कस करते हैं. Now we want to move to the next concept. The next concept is general features of this particular group. Yes, my dear students, अगर हम आपकी बुक को ही फॉलो करेंगे जाहिर है तो सबसे जो पहला फीचर आपकी बुक में गिवन है दैट इज skeleton. And if we want to discuss the details of skeleton, तो पहली बात यह है कि their skeleton is bony. Their skeleton is bony. इसका मतलब ये है कि it is not cartilage. आपको पता है हमने फिश में पढ़ा था कि फिश दो किस्म की हो सकती है, bony भी और cartilage भी, लेकिन इस वाले केस में no cartilaginous amphibian is there. All organisms they have got the bony skeleton. और अगर आप इस पर्टिकुलर bony skeleton को देखें तो इसमें आप लोगों को बड़ी वैरायटी नजर आती है. फॉर एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ऑर्गेनिज्म भी नजर आएंगे कि जिनके यहाँ आप लोगों को टेल नजर आती है, और आपको मैंने बताया था कि टेल क्या होता है, पोस्ट एनल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एनस के बाद जितना भी पीछे एरिया बचता है दैट इज कॉल्ड द टेल. तो आप लोगों को यहाँ पे टेल वाले ऑर्गेनिज्म भी नजर आते हैं और विदाउट टेल ऑर्गेनिज्म भी नजर आते हैं, राइट. लेकिन ये वाली बात अपनी याद रखनी है कि ये टेल वाला फीचर अगेन स्टिल अभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि देयर ओरिजिन इज फ्रॉम द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. टेल वाज मैंडेटरी इन यू कैन से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, सॉरी इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी पर्टिकुलर स्केलेटन के अंदर से हम लोगों को ओरिजिन या रूट नजर आती हैं किसकी, टेट्रापॉड्स की. यहां से हमें ऐसी यू कैन से बेसिस नजर आ रही हैं कि जहां से क्या बना अपेंडिकुलर स्केलेटन, और फिर उस पर्टिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटन से क्या डेवलप हो गए, लिम्स. तो इस लिहाज से देयर स्केलेटन इज रियली अ मार्वल ऑफ द गॉड, जहां पे हमें दोनों किस्म के फीचर नजर आ रहे हैं, एक्वाटिक भी और टेरेस्ट्रियल. नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट फीचर दैट इज कॉल्ड एज द लिम्स. तो लिम्स के बारे में भी आपने क्या बात याद रखनी है. नंबर 1, दे आर टेट्रापॉड्स. ये बेसिकली टेट्रापॉड्स है, राइट. लेकिन सबसे अहम बात जो आप लोगों की बुक में मेंशन है और आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है वो ये कि इसी पर्टिकुलर ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप भी प्रेजेंट है कि दोज आर कॉल्ड एज लिम्बलेस एम्फीबियंस. जब मैं बात करता हूं लिम्बलेस एम्फीबियंस तो इसका मतलब ये है कि इनकी बाजू टांगे हैं ही नहीं. तो जब इनकी बाजू टांगे नहीं हैं तो फिर इनकी बॉडी डेफिनेटली कैसी होगी, सिलेंड्रिकल, और वो अपनी बॉडी की फ्लेक्शन एक्सटेंशन से ही डेफिनेटली क्रॉल करते होंगे या मूव करते होंगे ईदर इन वाटर और ऑन द फेस ऑफ अर्थ. इन पर्टिकुलर एम्फीबियंस को कि जिनके पास लेग्स नहीं हैं उन्हें हम नाम देते हैं सेसिलियंस, राइट. एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. डेफिनेटली वी आर फॉलोइंग योर बुक में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द स्किन. आप लोगों ने पाइसेस में एक फीचर पढ़ा था, वो क्या कि पाइसेस के ऊपर हमेशा स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. भाई क्यों ना हो, दैट वेरी ग्रुप इज बेसिकली लिविंग अंडर द इमेंस प्रेशर ऑफ वाटर दैट इज कैपेबल ऑफ यू कैन से गेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग. लेकिन ये तो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्होंने एक डेंसर मीडियम को छोड़ के एक लाइटर मीडियम में आना है. तो जब वो डेंसर मीडियम को छोड़ के लाइटर मीडियम में आएंगे तो दे शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एज वेल, बिकॉज ये तो एवोल्यूशन के प्रोसेस में गुजरने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट. इन ऑर्गेनिज्म के पास अभी इतने अच्छे लंग्स नहीं है, तो नेचर ने उनको कैसे सपोर्ट किया कि उनके स्किन के ऊपर से स्केल्स को उतार दिया. तो हम पहला फीचर लिख रहे हैं कि स्केल्स आर एब्सेंट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनके स्केल बिल्कुल एब्सेंट हो गए हैं. और इस एब्सेंट स्केल का एडवांटेज क्या हुआ कि अब इन स्केल्स की एब्सेंस में these organisms they can give rise to enormous activity of the gland. जरा जो ग्लैंड यहाँ पे इन्वॉल्व हैं हम उन्हें क्या नाम देते हैं, डेफिनेटली म्यूकस ग्लैंड्स.
और आपको पता है कि कोई भी सरफेस जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करना चाह रही है, इट शुड बी मॉइस्ट, और उस पर्टिकुलर मॉइस्चर का सोर्स क्या है? दिस पर्टिकुलर म्यूकस ग्लैंड, राइट। अगली बात जो आप लोगों की बुक में गिवन है वो है इसके कलर्स। आपको ये बड़ी बात याद रखनी चाहिए कि हमारे पास फ्रॉग्स की या सैलामेंडर्स की या न्यूट्स की दो टाइप्स हो सकती हैं। उनमें से पहली टाइप मेरे को पास कौन सी है? दैट इज नॉन पॉइजनस। लेकिन लुक एट दीज फोर, यू कैन से इमेजेस, इन फोर इमेजेस में आपको जितने ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं दे आर ब्राइट इन कलर। और जब भी आप लोगों को ऑर्गेनिजम्स ब्राइटली कलर्ड नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरे पास ये है कि दे हैव गॉट वेरी स्पेसिफिक सेल्स एंड दीज पर्टिकुलर सेल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? क्रोमेटोफोर्स। क्रोमा का मतलब होता है कलर, एंड मेटोफोर्स का फोर्स का मतलब हो गया मेरे पास सेल्स, बंच ऑफ सेल्स दैट have got some colors that can impart some color to the organisms, they are called as chromatophores। लेकिन आपने मेरे इस शेर को हमेशा मन में रखना है कि हसीन सांप के नक्शो निगार खूब सही, निगाह जहर पे रख हुसन पे ना जा। तो ये जो क्रोमेटोफोर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ उससे खूबसूरती ही दान नहीं कर रहे, असाइन कर रहे, बल्कि ये उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज्यादा पॉइजनस भी बना रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइजनस ऑर्गेनिज्म का जो एडवांटेज ये है कि ऑर्गेनिज्म इसे अटैक नहीं करते, इसके कलर से डर जाते हैं। लेकिन बहुत से ग्रुप हमारी दुनिया में ऐसे भी हैं जो इनके इसी फीचर्स को मिमिक करते हैं और कॉपी करते हैं, लेकिन वो पॉइजनस नहीं होते। लेकिन आपको जो बात इंपॉर्टेंट बतानी है वो यही है कि पॉइजन इंडिकेट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम के जहां पे ब्राइट कलर्स एसोसिएट होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। जैसा डिस्कस किया मैंने आप लोगों के साथ कि रेस्पिरेशन तीन तरीके से हो सकती है इस ग्रुप में। उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या था? जाहिर है बकल रेस्पिरेशन। अदर वन वाज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दैट डेफिनेटली इन्वॉल्व द स्किन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बेसिकली pulmonary respiration that is taking place by means of lungs। सो ये तीन तरीकों से सांस ले सकते हैं बिकॉज कि दे आर इन द जर्नी ऑफ एवोल्यूशन। तो नेचर ने इनके गिल्स के लॉस को इन तीन ऑर्गन्स के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई करके क्या कराया? कॉम्पनसेट करवाया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग circulatory system। If you look at their circulatory system, तो their circulatory system is closed। ये closed है तो जाहिर है इसके पास क्या होंगे? ब्लड वेसल्स होंगी एंड हार्ट होगा। अगर हम इसके हार्ट की बात करें हैं तो दिस वेरी हार्ट इज बेसिकली 3 चेम्बर्ड। Whenever I use the term 3 चेम्बर्ड, इसका मतलब ये है कि इसके पास 2 एट्रिया हैं और इसके पास एक वेंट्रिकल है। लेकिन ये बात भी आपने चैप्टर नंबर 14 में फर्दर डिटेल से स्टडी करनी है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर 2 और चेंबर्स भी होते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज साइनस विनोसस एंड अदर वन इज कॉल्ड एज ट्रंकस आर्टरियोसस। लेकिन एवोल्यूशन ऑफ हार्ट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों को डील कर रही होती है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एट्रियम, अदर इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के रेफरेंस से इनका हार्ट कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? 3 चेम्बर्ड। तो आपने बुक में यही पढ़ना है, पेपर में यही लिखना है कि एम्फीबिया के हार्ट में 3 चेम्बर्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। नाउ these particular atria are basically carrying out 2 different functions. One atrium is going to receive impure blood from the body and other atrium is going to receive blood from the lungs. However, as they have got one common ventricle, तो दिस पर्टिकुलर ब्लड इज अंडरगोइंग सम सॉर्ट ऑफ मिक्सिंग, राइट। तो ये कुछ फीचर्स है जो हम लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नाउ वी वांट टू सी द लास्ट थिंग दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहली बात जो आपको मेंशन्ड है दैट इज द सेक्सेस। तो इनके जो सेक्सेस है दे आर सेपरेट, यानी कि मेल जो एम्फीबियन है वो अलग है और जो फीमेल एम्फीबियन है जाहिर है वो अलग, यानी कि मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग आर 2 डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमारे यहाँ मर्द और औरत और डिफरेंट चीजें हैं, ऐसे ही यहाँ पे मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग भी डिफरेंट है, बट
जैसे कि आप देख के पहचान लेते हैं कि ये एक लड़का है या लड़की है या मर्द है या औरत है, ये वाला काम हम यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, मैं कॉमन आदमी की बात कर रहा हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, देयर इज नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि बज़ाहिर या ज़ाहरी तौर पे आप मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मैं फिर बात कर रहा हूँ, ये लेमैन की बात हो रही है। वी द zoologist we can do it very easily. Next thing is fertilization. Their fertilization is always external. Fertilization is external. Male going to spray the sperms on the eggs laid by the female instantaneously. जब ये दोनों इकट्ठे अपने स्पर्म को रिलीज करेंगे तो फिर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वो मैक्सिमम होंगे। ये फर्टिलाइजेशन वाटर में होगी, इसे वैसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। और अगली बात जो आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज इनमें डेवलपमेंट कैसी होती है, तो डेवलपमेंट इज ऑलवेज इनडायरेक्ट। तो जब मैं बात करूंगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक लार्वा इन्वॉल्व है। इसमें डेफिनेटली क्या बनेगा, हमारे पास लार्वा, और फिर वो जो लार्वा है इट्स फंक्शन इज टू ईट एंड ईट। ये सिर्फ खाने पीने के लिए डिजाइन हुआ है। खा पी के ये जब काफी फूड को एक्यूमुलेट कर लेगा, गैदर कर लेगा, तो फिर अगली डेवलपमेंटल स्टेजेस को पार करता हुआ इवेंचुअली किसी एक छोटे से ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द टैडपोल। और फिर वो जो टैडपोल है ये एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस है मींस जाइगोट से लार्वा बनना, लार्वा से टैडपोल का बनना और टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग का बनना, ये सब रिफ्लेक्ट करते हैं कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इस टैडपोल के बनने से लेकर एडल्ट फ्रॉग बनने तक इसमें बहुत सी इंटरमीडिएट चेंजेस आती हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटा का मतलब होता है दरमियानी और मॉर्फोसिस का होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो इनके अंदर जो इंटरमीडिएट चेंजेस आ रही हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। तो ये वर्ड का आंसर को मिल गया कि बेसिकली व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटा का मतलब दरमियानी, मॉर्फोसिस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब इसकी कॉज मेरे पास क्या है कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगर आप लोग एग को देखो तो दैट वेरी एग इज बेसिकली अ मीजोलेसिथल एग। जब मैं बात करता हूँ मीजोलेसिथल एग की, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड इट इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन अ सिंगल स्ट्रेच। एक ही दवा में डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो सकती, देयरफॉर इट इन्वॉल्व्स स्टॉप ओवर स्टेजेस। इसमें डेफिनेटली लार्वा भी बनेगा, फिर टैडपोल बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा। उसकी लॉजिक या कॉज है कि एग में अमाउंट ऑफ फूड सफिशिएंट नहीं है, और इस किस्म के एग को हम नाम देते हैं मीजोलेसिथल एग, राइट। अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं तो कम से कम आप ये दो नाम याद रख लें कि यहाँ पे दो किस्म की मेटामॉर्फिक चेंजेस आती हैं। उनमें से एक का नाम है मेरे पास रेट्रोग्रेसिव चेंजेस। व्हेनेवर आई यूज द टर्म रेट्रोग्रेसिव, इसका मतलब है कि ये वाली चेंजेस दे आर इन्वॉल्व्ड इन द लॉस ऑफ द यू कैन से बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे हम ऑलरेडी मेड बॉडी पार्ट्स को लॉस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गिल्स, भाई मैं चाहता हूं कि गिल्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए। भाई क्यों खत्म हो जाए, क्योंकि गिल्स से बेहतर सुपीरियर ऑर्गन मेरे पास बन रहा है, दैट इज द लंग्स। इन द प्रेजेंस ऑफ लंग्स गिल्स आर नॉट सो एफिशिएंट, सो आई मस्ट remove gills slowly. So that very loss of gill is a kind of retrogressive metamorphosis. Similarly, if you have got the 4 legs, then what is the need of tail? तो यहां से जो टेल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो ये भी क्या है, एक रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, राइट। ऑन द अदर हैंड बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो टैडपोल भी लार्वा में प्रेजेंट नहीं होती, वो बाद में बनती हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं व्हाट, प्रोग्रेसिव चेंजेस। ये रेट्रोग्रेसिव का डेफिनेटली उलट है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस। फॉर एग्जांपल
कि इनकी स्किन के ऊपर पहले म्यूकस ग्लैंड नहीं होते, म्यूकस ग्लैंड बनना शुरू हो जाते हैं। इनकी स्किन पे पहले कलर्स नहीं होते, वो कलर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इनकी लेग के मसल्स पहले वीक होते हैं, उनकी लेंथ छोटी होती है, तो लिम्स बड़ी होना शुरू हो जाती है, मसल्स पाफ होना शुरू हो जाते हैं, राइट। पहले इनके पास सिर्फ एक एट्रियम होता है, बाद में उससे 2 एट्रिया बनना शुरू हो जाते हैं। देयर आर टू मेनी चेंजेस कि जो इनको ज्यादा एडेप्टेबल बना देती हैं टू द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव चेंजेस। आपके लिए कुछ यहाँ लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ लेग्स, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ लेग्स, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, डेवलपमेंट ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोफोर्स। तो ये सारी की सारी चीजें बाद में पेयर होती हैं, लिहाजा ये क्या कहलाएंगी? प्रोग्रेसिव चेंजेस, राइट। नाउ वी वांट टू सी about their ability to regulate their body temperature. तो answer is these organisms are basically cold-blooded. Cold-blooded. इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म ठंडे खून वाले होते हैं। These organisms cannot maintain their body temperature. यानी कि मैं cold-blooded organisms को एक नेगेटिव मार्क देता हूँ, यानी कि अगर मेरे पास ये खूबी हो कि मैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकूं, तो आई एम बेटर एडेप्टेड एज कंपेयर टू अगर मैं अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता। इनको समझाने के लिए मैं आमतौर पे एक लफ्ज़ का और सहारा लेता हूं, एंड दैट वेरी सहारा इज JJON, राइट। इलेक्शन के दौर में आप लोगों को आप पूछते हैं जनाब आपकी कौन सी पार्टी है, तो आप बोलते हैं से मुस्लिम लीग नून है, कोई कहता है PTI है, कोई कहता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कोई कहता है जनाब जमात इस्लामी है, फिला बला बला बला, राइट। लेकिन आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बहुत न्यूट्रल होते हैं। आप उनसे ये पूछते हैं जनाब कि आपने किसको वोट डाला था, तो वो उसी पार्टी का नाम लेते हैं जो जीत गई होती है। ऐसे बंदों का एक ग्रुप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? JJON। उसका मतलब क्या होता है? जेड़ा जिते उदे नाल, राइट। मैंने ये वर्ड, ये सारी कहानी आपसे यहाँ क्यों बयान की है? इसलिए कि ये वाले ऑर्गेनिज्म भी लोटे होते हैं। अगर इनकी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये इनका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, अगर इनकी सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो इनका बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, राइट। दे नॉर्मली रेगुलेट देयर टेम्परेचर एज पर टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। दैट्स व्हाई they are going to face a problem, and that very problem is called as estivation, and other is called as hibernation, right? तो ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स इनके लाइफ के एक बहुत बड़े टाइम को इनएक्टिव कर देती है। थैंक्स गॉड इट इज नॉट हैपनिंग विद अस, अदरवाइज हम भी इन दो मौसम में या तो एस्टिवेट कर रहे होते या फिर हाइबरनेट कर रहे होते। Why we remain active throughout the years? Because we are warm blooded and we can maintain our body temperature to a static level, right? And last thing is example. Look at these three, you can say, images. Number 1 is the frog, number 2 is the toad, and number 3 is salamander, number 4 is newt. Try to find the differences between the two. लेकिन इनमें से खास तौर पे उस किसी ऑर्गेनिज्म को खाने की कोशिश मत करें जिसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। इसी दुआ के साथ क्या आप अपने पेरेंट्स का भी बहुत ख्याल रख सकते हो, और जब कभी नमाज पढ़े हमारे लिए भी दुआ करें।